सोचिए, आपके पास एक ऐसा इंजन है जो अपना ईंधन खुद बनाता है, खुद को ऊर्जा देता है और बिना रुके सालों साल चलता रहता है। कमाल की बात है ना। आज के इस विश्लेषण में हम किसी मशीन की नहीं बल्कि हमारे शरीर की बात कर रहे हैं। अंगों की एक साधारण लिस्ट से हटकर आज हम शरीर को एक बेहद शानदार, आपस में जुड़े हुए एक डायनामिक इंजन की तरह देखेंगे। तो चलिए इस अद्भुत मशीनरी के अंदर चलते हैं और इसके काम करने के तरीके को समझते हैं। आज के इस सफर में हम इस बायोलॉजिकल कारखाने के 4 मुख्य हिस्सों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे शरीर की अद्भुत व्यवस्था, फिर समझेंगे पाचन यानी ऊर्जा कैसे तैयार होती है, उसके बाद श्वसन या प्राणवायु का प्रवाह और आखिर में रक्त परिसंचरण यानी शरीर का अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, मानव शरीर की अद्भुत व्यवस्था। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे अंदर के अंग बस अपनी अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, है ना? लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही डायनामिक है। उदाहरण के लिए जरा इस बात पर गौर कीजिए कि खड़े होने और लेटने पर हमारे पेट यानी आमाशय का आकार कैसे पूरी तरह से बदल जाता है। मतलब ये कोई कड़क या फिक्स ढांचा नहीं है, ये एक जीती जागती मशीन है जो हमारी पोजीशन और ज़रूरतों के हिसाब से खुद को लगातार ढालती रहती है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, पाचन यानी ऊर्जा की तैयारी। जाहिर है, किसी भी इंजन को चलने के लिए ईंधन तो चाहिए ही, और हमारा शरीर ये ईंधन खाने से निकालता है। ये पूरा खाका दरअसल हमारे मानव पाचन तंत्र का है। इसे आप एक लंबा पाइपलाइन सिस्टम समझ सकते हैं, जहां मुंह से लेकर आखिर तक हर एक अंग हमारे खाने को ग्लूकोज जैसी इस्तेमाल करने लायक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। इस पूरे सफर को ट्रैक करना काफी दिलचस्प है। शुरुआत होती है मुंह से, जहां लार में मौजूद एमाइलेज एंजाइम खाने को रासायनिक रूप से तोड़ना शुरू कर देते हैं। फिर ये ग्रासनली से होता हुआ मांसपेशियों के लगातार सिकुड़ने से, जिसे क्रमानुकुंचन या पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, नीचे पेट तक पहुंचता है। पेट में मौजूद पावरफुल एसिड और पेप्सिन इसे और भी बारीक कर देते हैं, जिसके बाद ये छोटी आंत में जाता है, जहां असल में पोषक तत्वों को सोखने का काम होता है। और जब छोटी आंत की बात आती है तो एक नंबर जो वाकई हैरान करता है वो है 20। जी हाँ, 20 फीट। नाम भले इसका छोटी आंत हो, लेकिन इसकी लंबाई लगभग 20 फीट होती है। इसके अंदर सूक्ष्म जीव और मुड़ी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें विली कहते हैं। इतनी बड़ी सतह होने का फायदा यह है कि हमारे जैविक ईंधन की एक एक बूंद को शरीर बहुत ही अच्छे से सोख लेता है। ईंधन तो मिल गया, अब देखते हैं तीसरा हिस्सा, श्वसन यानी प्राणवायु का प्रवाह। अब ईंधन को जलाने के लिए इंजन में एक चिंगारी की जरूरत होती है, और वो चिंगारी है ऑक्सीजन। हवा हमारे नाक या मुंह से श्वास नली में जाती है और फिर छोटी छोटी शाखाओं से होते हुए हमारे स्पंज जैसे फेफड़ों की गहराई तक पहुंच जाती है। इस पूरे सिस्टम को चलाता है डायफ्राम, फेफड़ों के ठीक नीचे मौजूद एक मांसपेशी वाला पर्दा। जब ये सिकुड़ता है तो फेफड़ों में हवा भर जाती है। अगर हम इन फेफड़ों की शाखाओं के बिल्कुल आखिर तक जाएं, तो हमें छोटे छोटे बुलबुले जैसी संरचनाएं दिखेंगी। इन्हें कूपेका या एल्वियोली कहते हैं। इनके चारों तरफ बहुत ही बारीक खून की नलियों का एक जाल बिछा होता है, और पता है, यही वो जगह है जहां असली जादू होता है। हवा से ऑक्सीजन खून में जाती है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने के लिए वापस फेफड़ों में आ जाती है। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 100 वर्ग मीटर। अगर हम फेफड़ों के अंदर की इन सभी एल्वियोली को पूरी तरह से खोलकर एकदम समतल बिछा दें तो ये लगभग 100 वर्ग मीटर की जगह घेर लेंगी। बिल्कुल सही सुना आपने। इतनी विशाल जगह सिर्फ इसलिए है ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये लेन देन ज्यादा से ज्यादा और तेज गति से हो सके। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। चूंकि खाने और हवा दोनों का रास्ता गले में एक ही जगह से होकर गुजरता है, तो क्या होगा अगर खाना गलती से उस नली में चला जाए जहां हवा जानी चाहिए? आमतौर पर जब हम कुछ निगलते हैं तो श्वासन नली का एक वॉल्व अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन अगर हम जल्दी में हों तो शायद ये वॉल्व ठीक से बंद ना हो पाए और खाना या पानी हवा के रास्ते में चला जाता है। ऐसे में शरीर का एक ऑटोमेटिक रक्षा तंत्र एक्टिव होता है। श्वासन नली की मांसपेशियां अचानक और बहुत जोर से सिकुड़ती हैं, जिससे हमें एक जोरदार खांसी आती है। ये खांसी दरअसल उस खतरे को फेफड़ों में जाने से पहले ही बाहर फेंकने का काम करती है। तो चलिए अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी हिस्से पर, रक्त परिसंचरण यानी शरीर का परिवहन। अब देखिए, हमारे पास ईंधन आ गया, ऑक्सीजन आ गई। अब इन्हें शरीर के हर एक कोने तक पहुंचाना है, और इस पूरे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का जो मेन इंजन है वो है हमारा हृदय। हमारी मुट्ठी के आकार का ये मस्कुलर पंप 4 मुख्य हिस्सों या चैम्बर्स में बटा होता है।
और ये इस पूरे बंद पाइपलाइन सिस्टम को बिना रुके लगातार चलाता रहता है। और ये कितनी मेहनत करता है, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगाइए, 7000। हर एक दिन हमारा ये छोटा सा दिल लगभग 7000 लीटर खून पंप करता है। शरीर का पूरा खून दिन भर में लगभग 1500 बार हमारे हृदय से होकर गुजरता है। सोचकर ही लगता है कि हमारा ये अंदरूनी इंजन कितनी कमाल की क्षमता के साथ काम करता है। इस बड़े से ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 2 मुख्य हाईवे होते हैं। एक है धमनियां, जो ऑक्सीजन से भरा खून दिल से पूरे शरीर तक ले जाती हैं। हाई प्रेशर को झेलने के लिए इनकी दीवारें काफ़ी मोटी होती हैं। और दूसरी हैं शिराएं, जो ऑक्सीजन कम होने के बाद खून को वापस दिल तक लाती हैं। इनमें खास तरह के वॉल्व होते हैं ताकि खून वापस उल्टी दिशा में न बहने पाए। आपको पता है, सदियों पहले विलियम हार्वे नाम के एक वैज्ञानिक ने एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रयोग से इसे साबित किया था। अगर आप हाथ की शिराओं को दबाकर देखें तो आप खुद महसूस कर सकते हैं कि खून सिर्फ एक ही दिशा में बहता है, दिल की तरफ। उन वाल्व्स की वजह से ये वापस नीचे उंगलियों की तरफ नहीं जा सकता। हमारे शरीर में एक साथ 2 रास्तों का एक बहुत ही शानदार चक्र चलता है, जिसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एक तरफ दिल बिना ऑक्सीजन वाले खून को फेफड़ों में भेजता है ताकि उसे ताज़ी ऑक्सीजन मिल सके, और ठीक उसी वक्त दूसरा रास्ता फेफड़ों से आए उस ऑक्सीजन वाले ताज़े खून को शरीर के बाकी हिस्सों में पंप कर रहा होता है। एकदम परफेक्ट तालमेल। लेकिन ये सब इतना परफेक्टली टाइम कैसे होता है? इसके लिए हृदय के पास अपना खुद का एक इनबिल्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, जिसे साइनोएट्रियल नोड यानी साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। ये नसों का एक खास अरेंजमेंट है जो एक नेचुरल पेसमेकर का काम करता है और हर एक धड़कन की रिदम को एकदम सटीक तरीके से कंट्रोल करता है। पर अगर कभी ये प्राकृतिक पेसमेकर काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? यहीं पर मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी कामयाबी सामने आती है। आज हमारे पास कृत्रिम या आर्टिफिशियल पेसमेकर मौजूद हैं। ये छोटा सा डिवाइस शरीर के इस इंजन से जुड़कर उसे सालों साल सुचारू रूप से धड़कने में मदद कर सकता है। तो आज हमने शरीर की इस अद्भुत व्यवस्था, पाचन, श्वसन और रक्त परिसंचरण को काफी करीब से समझा। ये सब जानने के बाद एक सवाल जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो ये है, अगर हमारा ये अंदरूनी इंजन अपने आप इतनी खूबी और बिना किसी गलती के काम करता है, तो इस चमत्कारी मशीनरी को बेहतरीन हालत में बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शरीर के इन जुड़े हुए तंत्रों की ये समझ हमें निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करती है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।